हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे थे अपनी एक्सरसाइज 5.4। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि आपको इस एपी में ऐसी पहली टर्म बतानी है जो कि आपकी नेगेटिव होगी, यानी कि जीरो से कम होगी। अब अगर आप इस एपी को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो इस एपी में आप देखो, आपको क्या दिख रहा है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो तो आपकी हो गई 121, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया 117 माइनस 121, तो ये आपका आ गया -4। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, इट मीन्स जो भी इसमें आगे की हमारी टर्म्स होंगी, जैसे 113 के बाद आपका क्या आएगा 113 -4, यानी कि आपका 109 आ गया, फिर आपका आएगा 105, ऐसे ही आपकी ये रिड्यूस होती जा रही है। तो कोई भी ना कोई टर्म फ्यूचर में आपको ऐसी मिलेगी जो कि आपकी लेस देन जीरो होगी। अब ये एज्यूम कर लेते हैं हम कि लेट सपोज ये हमारी nth टर्म है जो कि हमारी an है। तो अब ये आपको पता है कि जो nth टर्म अपनी एपी में लिखते हैं तो वो आपकी होती है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब हमें सिंपली करना क्या है कि हमें वो nth टर्म निकालनी है जो कि हमारी लेस देन जीरो है, यानी कि हमको सीधा सीधा सोल्व करना है कि an लेस देन जीरो। अब आप an इसमें रखिए a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी लेस देन जीरो। a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, तो n की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब a की वैल्यू आपने रखी इसमें 121, n माइनस वन, डी की वैल्यू आपने रखी -4 लेस देन जीरो। ये आपका हो गया 121 -4n -4 -1, ये आपका हो गया +4 लेस देन जीरो। या इसको आप क्या लिख सकते हैं 125 -4n लेस देन जीरो, या इसको क्या लिख सकते हैं आप 125 लेस देन 4n, अगर 4n को आपने राइट हैंड साइड पर भेज दिया। या इसको मैं क्या कह सकता हूं कि 4n इज ग्रेटर देन 125 या n इज ग्रेटर देन 125 डिवाइड बाई 4। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो 4 3 12, 4 1 4, फिर डेसिमल आया 2 1 0, 4 2 8, देन 2 0, 4 5 20। तो n की वैल्यू इसका मतलब आपकी क्या होनी चाहिए 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये हमें पता है कि n क्या है, n हमारा डिनोट कर रहा है किसी न किसी टर्म को, तो n हमारा हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा क्योंकि n तो मेरी कोई ना कोई टर्म है। अब आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो 31.25 से बड़ी है और एक इंटीजर वैल्यू है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि वो वैल्यू आपकी 32 है। तो इसका मतलब जो 32th टर्म आपकी होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। यही उसने हमारे से क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी टर्म वो आपकी है जो नेगेटिव होगी। अब अगर वो आपसे कहता भी है कि 32th टर्म आपकी कौन सी होगी, तो आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं कि a32 इक्वल्स टू a प्लस 31d। ए आपका कितना दे रखा है उसने आपको a दिया है 121, d आपका है -4, ये वैल्यू आप उसमें पुट कर दीजिए। आपने जब ये वैल्यू पुट करी तो 121 प्लस 31, डी की वैल्यू -4 है, ये आपका हो गया 121 माइनस 4 1 4, 4 12, यानी कि आपका -3 आ गया। इसका मतलब हमने ये भी निकाल लिया कि वो कौन सी टर्म है, तो वो हमारी 32th टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। यानी कि एक तो सम आपको दिया है उसने तीसरी और सातवीं टर्म का, और एक उसने आपको दी है प्रोडक्ट तीसरी और सातवीं टर्म की। तो अगर हम nth टर्म को लिखते हैं an से, तो थर्ड टर्म हम लिखेंगे a3 से और सेवन टर्म हम लिखेंगे a7 से। अब इसका मतलब उसने आपको क्या दिया है, उसने कहा कि a3 प्लस a7, यानी कि जो सम है थर्ड का और सेवन टर्म का वो कितना है 6, और जो इनकी प्रोडक्ट है यानी कि a3 इंटू a7 वो आपकी कितनी है 8। अब आप इसको सोल्व करिए, तो a3 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1d आपने लिखा, n की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर। इसको आप क्या लिख सकते हैं a7 को a प्लस 6d, ये आपका 6 हो गया। ये इसको आप क्या कह सकते हैं 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचा a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। ये तो लेट्स सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो भी आप ऐसे लिखिए a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। अब देखो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आपका a स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका d स्क्वायर आ जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरी a प्लस डी वाली भी टर्म्स बनेंगी। लेकिन इसको थोड़ा सा और इजी वे में सोल्व करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें आप 2d का एडिशन कर दें, 2d का सब्सट्रैक्शन कर दें। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो मेरी टर्म है ये डायरेक्टली मेरी a प्लस 4d बन जाएगी, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली उठाकर इक्वेशन 1 से रख दूंगा 3। इसी तरीके से जो आपकी a प्लस 6d है, तो 6d को आप लिख दीजिए 4d प्लस 2d, क्योंकि यहां पर भी मुझे डायरेक्टली a प्लस 4d की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हो गया आपका इक्वल्स टू 8। अब यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
क्या कह सकते हैं हम कि इसकी जगह a प्लस 4d की जगह तो आप क्या रख दीजिए इसमें 3, इसका मतलब 3 माइनस 2d। इसी तरीके से इसकी जगह भी आप क्या रख दीजिए a प्लस 4d की जगह 3, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8। ये क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, या ये आपका क्या हो गया 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, या आप इसको क्या कह सकते हैं कि 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8 यानी कि 1, या आपका d स्क्वायर कितना हो गया 1/4, या आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि जो आपकी d की वैल्यू आई वो आ गई प्लस माइनस 1/2। अब आपकी d की दो वैल्यूज यहां पर आ गई, एक 1/2 और एक माइनस 1/2। तो लेट सपोज अभी हम कह रहे हैं कि व्हेन d इज इक्वल्स टू 1/2, तो a आप फाइंड आउट करिए। अब इक्वेशन 1 आपके पास है a प्लस 4d इक्वल्स टू 3, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 3 जब आप निकालेंगे तो यहां पर आप करेंगे a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख दीजिए 1/2 इक्वल्स टू 3, तो कितना हो गया a प्लस 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि यहां पर मेरी जो a की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1। फिर जब आपकी d की वैल्यू होगी माइनस 1/2, फिर आप निकालिए a प्लस 4 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3, यानी कि a माइनस 2 इक्वल्स टू 3। यहां पर अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू आपकी आ गई 5। इसका मतलब अब आपके पास दो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक कॉम्बिनेशन हो गया जब a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1/2 है, और एक कॉम्बिनेशन हो गया जब आपकी a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू आपकी है माइनस 1/2। अब दोनों ही केसेस में हम अपना सम निकालते हैं। हमें सम क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है एपी में वो आपको पता है क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। अब हम यहाँ पर निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि 16 टर्म्स, तो n की वैल्यू आपने 16 रख दी 16/2। अब एक बार तो हम a और d की वैल्यू रखेंगे ये वाली आपकी, और एक बार रखेंगे ये वाली, और दोनों सम हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जब आपने a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू आपने रखी 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस n-1, n-1 का मतलब कितना हो गया आपका 16-1, यानी कि 15, और मल्टीप्लाई बाई डी कितना हो गया 1/2। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए, ये आपका हो गया 2 8 जा 16, यानी कि 2 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 15/2, जब आपने 2 एलसीएम लिया, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, यानी कि ये आपका आ गया 76। इसी तरीके से जब आप दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए निकालेंगे अपना सम, तो वो कितना आ गया आपका S16 इक्वल्स टू 16/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू, अब a की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 5 रखेंगे, प्लस n-1 यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई डी कितना रखेंगे -1/2। इसको अब आप सोल्व करिए यहाँ पर, ये आपका हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, या ये आपका हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 4 जा 8 हो गया, 4 5 जा 20। इसका मतलब जो हमारे पास सम आया 16 टर्म्स का, सम की वैल्यू क्या हो सकती है 20 भी हो सकती है और 76 भी हो सकती है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। उसने आपसे कहा अ लैडर हैज रंग्स। रंग्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो डंडे बीच में लगे होते हैं ना, दो डंडों के बीच में, इनको हम रंग्स बोलते हैं आपके। ठीक, उसने कहा ये जो रंग्स हैं हमारे वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि इन दो रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। ऐसे अगर एक होता ये भी 25 सेंटीमीटर, एक और होता तो ये भी 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने कहा द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यूनिफॉर्मली, तो देखिए यूनिफॉर्मली बोल रहा है तो इसको भी यूज करेंगे। और क्या कह रहा है द रंग्स डिक्रीज इन लेंथ। अब लेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी लेंथ हो गई। अब लेंथ कैसे डिक्रीज हो रही है, पहले 45 सेंटीमीटर है बॉटम पर, और जो टॉप पर हमारा रंग है उसकी लेंथ हमारी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, और जो टॉप पर हमारा रंग है उसकी लेंथ है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो आप इस 25 सेंटीमीटर से और इस 25 सेंटीमीटर से कंफ्यूज मत होना। जो ये लेंथ है ये हमारी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इस यूनिफॉर्मली का मतलब कि जो हमारी लेंथ है इन रंग्स की वो हमारी एक एपी है। वो एपी इस तरीके से है कि जो फर्स्ट रंग की लेंथ है वो 45 है और जो लास्ट रंग की लेंथ है वो है 25। अब उसके बाद उसने कहा कि इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 होल 1/2 मीटर अपार्ट।
2 होल 1/2 का मतलब आपका कितना हो गया 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 का मीटर का मतलब हो गया आपका 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो टॉप का हमारा रंग है और जो हमारा बॉटम का रंग है ये वाला, ये और जो सबसे नीचे आपका ये 45 सेंटीमीटर और ये आपका है 25 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो इसने आपको दिया है 250 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। इसका मतलब जो आपके पास रंग्स है ना, ये पहला रंग आपका 45 सेंटीमीटर का है, फिर दूसरे रंग की भी एक लेंथ होगी, तीसरे रंग की एक लेंथ होगी, इसी तरीके से जो हमारा लास्ट रंग है 25 सेंटीमीटर का, आपको ये बताना है कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है या कितनी वुड लगेगी हमें उनको बनाने में। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इन सबको सम ही तो करना है। अब इनको सम तो हम इजीली कर लेंगे क्योंकि इस एपी में मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, लेकिन अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसमें मेरे टोटल रंग्स हैं कितने, तो n कितना है। क्योंकि अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी तो मैं इजीली अपना सम निकाल लूंगा और जो सम होगा वही हमारी लेंथ ऑफ टोटल वुड होगी जो रंग्स को बनाने के काम आएगी। अब आप ये देखिए, सपोज आपकी जो सीडी है वो कुछ इस तरह से है कि ये 45 सेंटीमीटर है, लेट सपोज ये है और लेट सपोज ये है। मान लीजिए उसमें 4 रंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अब लेट सपोज ये 45 सेंटीमीटर है, लेट सपोज ये आपका 35 सेंटीमीटर है, लेट सपोज ये 25 सेंटीमीटर और लेट सपोज ये 15 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ कम हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है सही। अब ये आपकी इसका मतलब 4 रंग्स हैं। अगर 4 रंग्स हैं तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हम काउंट करेंगे बीच में, यानी कि 1 2 3। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस लेट सपोज 25 सेंटीमीटर ही है, तो 25 सेंटीमीटर ये है, 25 सेंटीमीटर ये है, 25 सेंटीमीटर ये है आपका। इसका मतलब मैंने आपको ये दिया है इस एग्जाम्पल में, लेट सपोज ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर है इनके बीच में। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर टोटल डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर है तो मेरी टोटल कितनी रंग्स आई। तो आपने सिंपली क्या किया कि ये जो 75 सेंटीमीटर है इसको आपने इस तरीके से डिवाइड किया कि मेरी 4 रंग्स उसमें आ जाएं। तो 4 रंग्स आपकी कब आएंगी, जब बीच का डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से अब अगर आप अपने इस एग्जाम्पल में देखें तो जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसको हम अभी हटाते हैं यहां से। अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल पर जब आप आते हैं तो इसने आपको क्या दिया है कि जो टोटल डिस्टेंस है टॉप और बॉटम के बीच में वो 250 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितनी रंग्स होंगी इसमें, क्योंकि यहां पर उसने ये भी कहा है कि एक रंग मतलब किन्हीं भी 2 रंग्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर 2 रंग्स हो मेरी खाली तो एक डिस्टेंस मेरा काम कर जाएगा, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो मैं क्या कहूंगा भाई मेरी टोटल 2 रंग्स होंगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ टोटल मेरे पास डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब 3 रंग्स मेरी हो गई। 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 4 रंग्स हो गई। इसी तरीके से तो आप बनाते चल रहे हैं ना। इसका मतलब आपके पास जो टोटल इसमें डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे इस 250 को आप डिवाइड कर देंगे 25 से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका जितना है टॉप के और बॉटम के बीच में उसको आपने डिवाइड कर दिया 25 से। ये आपका कितना हो गया, जब आपने डिवाइड किया 250 सेंटीमीटर को 25 से तो आपका 10 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ रंग्स आपकी कितनी हो गई 10 + 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स हमारी हो गई 11। और अगर अब आप अपनी एपी लिखेंगे तो एपी आपकी हो गई 45 और ये लास्ट आपका क्या है 25। और ये मुझे ये भी पता लग गया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मेरी 11 है। तो अब आपको टोटल लेंथ निकालनी थी, तो सम ऑफ 11 टर्म्स आपका कितना आ गया, S11 = n/2 इंटू a + l। ए क्या है आपकी 45, जो आपकी फर्स्ट टर्म है 45 और जो आपकी लास्ट टर्म है 25। ये तो आपकी लेंथ निकल गई या सम आ गया, यानी कि आपका कितना हो गया 40 50 60 यानी कि 70 आ गया। 2 × 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो गया आपका ये आपका आ गया 583, यानी कि 385 सेंटीमीटर ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड टू मेक दीज 11 रंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 385 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिएगा जितना एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहां पर बोल रहा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली यानी कि एक के बाद एक है फ्रॉम 1 to 49। तो हमारे पास उसने कहा है कि कुछ हाउसेज के नंबर्स हैं ये इस तरीके से लिखे हुए 1 to 4 एंड अप टू 49। उसने कहा फिर शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू x है सच दैट कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज
प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, यानी कि हमारे पास कोई एक हाउस है जिसका नंबर एक्स है, तो बोल रहा है कि जो सम होगा, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज, यानी कि इन्हीं का सम करना है, यानी कि 1+2+3 यही आपको करना है, ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, यानी कि इससे पहले हमारे जितने हाउसेज हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, यानी कि ये सम किसके इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जो डिजिट्स हैं कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं, अब अगर ये हमारे कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं तो इसका मतलब जो हमारा, अगर ये कोई हाउस नंबर एक्स है तो इससे पहले वाला जो हाउस होगा वो x-1 होगा और इसके बाद वाला जो हाउस होगा वो x+1 होगा। इसका मतलब ये जो हाउसेज हमारे हैं, हमें ये देखना है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे कि 1 से लेकर x-1 तक की बात कर रहे हैं, या अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है किसी भी सीरीज में, तो उसका सीधा सीधा से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपकी मैक्सिमम टर्म है आप वो ले लीजिए, माइनस जो भी आपकी मिनिमम टर्म है आप वो ले लीजिए, और इसमें आप +1 कर दीजिए, तो आपको टोटल टर्म्स पता चल जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें सम करना है इन टर्म्स का और हमें सम करना है इन टर्म्स का, और दोनों सम को इक्वल रख देना है। अब इसमें हमारी टोटल टर्म्स कितनी है, तो देखो लास्ट टर्म कितनी है हमारी x-1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, तो मैक्सिमम टर्म तो x-1 हो गई, मिनिमम टर्म कितनी हो गई -1, और फिर +1 कर दीजिए, तो 1 से 1 कट गया, तो टोटल कितने टर्म्स हो गई हमारी x-1 टर्म्स हो गई इसमें। इसका मतलब जो सम होगा ये x-1 टर्म्स का सम होगा। उसी तरीके से अगर इसमें हमें निकालनी है टोटल टर्म्स कितनी है, तो मैक्सिमम टर्म कितनी है 49 माइनस मिनिमम टर्म आपकी कितनी है यहाँ पर x+1 और -1 कर दीजिए, यानी कि 49 माइनस एक्स -1 सॉरी +1 होगा ये आपका। तो अगर आप इसको देखें ये 1 से 1 कट गया, यानी कि ये कितना बचा 49 माइनस एक्स। इसका मतलब अब आपको ये दोनों चीजें इक्वल रख देनी है, यही तो उसने कहा आपसे कि सम ऑफ टर्म्स प्रीसीडिंग एक्स वो ये हो गया और सम ऑफ टर्म्स प्रीसीडिंग फॉलोइंग एक्स वो ये हो गया, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। आप सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, n/2, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 का मतलब कितना हो गया x-1 और -1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास x-1 है तो n की वैल्यू x-1 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय d, ये किसके इक्वल होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 कितना हो गया 49 माइनस एक्स -1 और मल्टीप्लाई बाय d, ये आ गया आपका। यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा x-1 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस x-2 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, 49 माइनस एक्स इंटू 2a प्लस 49 माइनस 1, ये आपका हो गया 48, यानी कि 48 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय d। बस इसको अब आप सोल्व कर लीजिए सीधा सीधा। अब आप ये देखिए जो आपकी ये वाली एपी है, इस एपी, ये कौन सी एपी है 1 2 3 अप टू x-1, और ये वाली कौन सी एपी है आपकी x+1 से लेकर 49 तक, यही तो है। इस वाली एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1 है। इसी तरीके से अगर आप इस एपी को देखेंगे तो इसमें आपकी जो ए है वो आपकी क्या है x+1, लेकिन कॉमन डिफरेंस आपका इसमें भी 1 ही है, क्योंकि अगर ये x+1 है तो अगले टर्म आप x+2 लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ही आएगा। या अगर ये 48 है तो 49 है तो इससे पहले टर्म 48 होगी, 49 माइनस 48 करेंगे तो 1 ही होगा। तो यानी कि सिर्फ मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो रही है दोनों में, तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू अलग अलग हैं, तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये लेट सपोज 2a 1 है, लेट सपोज ये 2a 2 है। अगर आप इसको अलग अलग भी करना चाहें डिस्टिंग्विश करने के लिए तो आप a1 और a2 लिख सकते हैं इसमें। तो खैर ये लेट सपोज हमारा a1 हो गया, लेट सपोज ये हमारा a2 हो गया, रखिए इसमें वैल्यू, तो x-1 इंटू 2a1, तो यहाँ तो a1 की वैल्यू 1 रख दी, प्लस x-2 d की वैल्यू हमने 1 रख दी। यहाँ पर आप रखिए 49 माइनस एक्स, ये कितना हो गया आपका 2 इंटू x+1 और प्लस 48 माइनस एक्स, और डी की वैल्यू आपकी 1 हो ही गई। अब सिंपली आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स है। x-1 ये कितना हो गया आपका 2 से 2 कट गया, खाली x बचा, ये आपका हो गया 49 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ये है 2x प्लस 2 प्लस 48 माइनस एक्स, यानी कि ये तो हो गया x इंटू x-1 इज इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स इंटू ये कितना हो गया आपका 2x माइनस एक्स, तो x बच गया, यानी कि x प्लस 50। इसको सोल्व करिए, ये आपका हो गया x² माइनस एक्स इक्वल्स टू 49x
प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x। अब देखो आप इस माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये कितना हो गया 49x माइनस 50x, माइनस एक्स बचा। ये माइनस एक्स जब आप लेफ्ट साइड से जब देखोगे आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाय 50। सिर्फ आपका इतना बच गया, ये आपका हो गया 2 इंटू 25 जा, यानी कि x कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाई बाय 25, या x कितना हो गया आपका 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक आपका 5 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 7 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 35, यानी कि 35 वो नंबर है, यानी कि 35 वो नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि 35 वो नंबर है, और 36 37 अप टू 49 और इससे पहले 34, यानी कि जिसमें इन टर्म्स का सम और इन टर्म्स का सम जो है मेरा इक्वल होगा। और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं अपनी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी से। देखिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको। लेट सपोज इसका सम निकालते हैं, शुरू की 34 टर्म्स हैं, तो S34 आपका कितना हो गया a n/2 इंटू 2a कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n-1, यानी कि कितने टर्म्स है 34 माइनस 1 कितना हो गया 33 मल्टीप्लाई बाय d कितना हो गया, d मेरा 1 ही है तो सिर्फ 33 रह गया, तो कितना बच गया ये 17 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एक सम आएगा, वो अभी क्या आएगा वो हम देख लेंगे। इन टर्म्स का सम निकालिए। अब ये टर्म्स मेरी कितनी है टोटल 49 माइनस 36 प्लस 1 जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 13 प्लस 1, यानी कि टोटल कितनी टर्म्स हो गई 14 आ गई ना, 14 तो होनी भी थी, 14 टर्म्स हो गई आपकी, क्योंकि 35 टर्म्स तो आपकी ये हैं और 14 टर्म्स आपकी ये बची, तो 14 टर्म्स का आप जब सम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका n/2 इंटू 2a कितना है आपका यहाँ पर 36, यानी कि 2 इंटू 36 प्लस n-1, n कितना है 14, यानी कि 14 माइनस 13 इंटू डी, यही आ गया। ये कितना बचा आपका 2 7 14, यानी कि आपका होगा 72 प्लस 13, ये आपका आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 3 2 5 और 7 और 1 8, यानी कि 85 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 85 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका ये हो गया, तो इसको अगर आप देखें तो ये भी तो लिख सकते हैं 7 इंटू 17 इंटू 5, 85 को मैंने लिख दिया 17 इंटू 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 इंटू 35 को लिख दिया 7 इंटू 5, देखो 17 इंटू 7 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 5, यानी कि सब मेरा इक्वल आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू आपकी आ गई आंसर इज 35। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपको, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, थोड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर वो आपसे बोल रहा है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। ये हमारे टोटल 15 स्टेप्स हैं, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 स्टेप्स हमारे हैं। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो इनकी लेंथ है वो 50 मीटर है, हर एक स्टेप मेरा 50 मीटर का है, ये 50 मीटर का है, ये 50 मीटर का है, ये 50 मीटर का है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ एक स्टेप बनाऊं इस तरीके से, तो लेट सपोज ये जो मेरा स्टेप है ये मेरा 50 मीटर्स का है। उसके बाद उसने कहा एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ, राइज का मतलब कितना हो गया उसकी हाइट, उसकी हाइट कितनी है हमारी, उसकी हाइट उसने दी है 1/4 मीटर। ठीक है, हाइट 1/4 मीटर हो गई। एंड अ ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, ट्रेड का मतलब ये हो गया ये जहां पर सीढ़ी पे जैसे आप बैठ जाते हैं, तो ये कितना है, ये उसने दिया उसका 1/2 मीटर, मतलब ये जो यहाँ पर बैठ रहा है ना ये, मतलब ये क्योंकि 3D शेप है कुछ इस तरह की, जैसा हमारा क्यूब आपका होता है, तो उस वे में आप उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारी हो गई लेंथ, ये हमारी हो गई हाइट, और ये हमारी हो गई आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो वो आपका हो गया हाफ मीटर का। उसने कहा टोटल वॉल्यूम आपको बताना है कि कितना कंक्रीट लगेगा इस टेरेस को बनाने के लिए। अब देखो अगर आप हर एक अपनी सीढ़ी को देखो तो आपकी हर एक सीढ़ी की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी, हर एक सीढ़ी की लेंथ तो 50 मीटर ही है, तो 50 मीटर तो हमारी फिक्स रहेगी, और जो हर एक सीढ़ी की ट्रेड है वो भी हमारी फिक्स रहेगी। ट्रेड कितनी है दे रखी है आपको हाफ मीटर। ठीक है, तो जो इसका मतलब मेरी लेंथ है वो मेरी फिक्स रहेगी 50 मीटर, जो मेरी उसकी ब्रेड्थ है वो मेरी फिक्स रहेगी, ट्रेड को मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूं कितनी हाफ मीटर, जो मेरी हाइट है वो मेरी हर एक सीढ़ी की अलग अलग होती चली जाएगी, क्योंकि जो पहली सीढ़ी की हाइट है वो कितनी है 1/4 मीटर,
जो दूसरी सीढ़ी की हाइट है वो कितनी है, 1/4 प्लस 1/4। जो तीसरी सीढ़ी की हाइट है वो मेरी कितनी है, इस वाली सीढ़ी की हाइट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। उसके बाद फिर जो चौथी सीढ़ी है उसकी हाइट कितनी है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब अगर मैं हाइट अपनी लिखूं हर एक सीढ़ी की अलग अलग, तो क्या होगी, पहले की 1/4 हो गई, दूसरी की 2/4 हो गई, तीसरी की 3/4 हो गई, चौथी की 14/4 हो गई, 4/4 हो गई, और जो लास्ट मेरी सीढ़ी है, क्योंकि टोटल 15 सीढ़ी है, तो लास्ट सीढ़ी की हाइट हो गई 15/4। अब उसने कहा कि आपको वॉल्यूम निकालना है। अब जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो ये क्योंकि 3D शेप है, तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एक सीढ़ी का वॉल्यूम कितना हो गया, अगर मैं पहली सीढ़ी की बात करूं, यानी कि अगर मैं निकालूं टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड, टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड, तो क्या हो गया आपका, जो आपकी पहली सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी है आपकी 50, ब्रेड्थ कितनी है आपकी 1/2, हाइट कितनी है 1/4, यही तो हो गया। फिर दूसरी सीढ़ी की लेंथ इतनी है 50, ब्रेड्थ 1/2 है, लेकिन हाइट कितनी है 2/4। फिर तीसरी सीढ़ी कितनी है 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। इसी तरीके से आपका बनता चला जाएगा ये वॉल्यूम। और जो लास्ट सीढ़ी आपकी है वो कितना हो गया 50 इंटू 1/2 इंटू हाइट कितनी है 15/4। अब इस इक्वेशन में से आप सीधा सीधा क्या, इस मतलब टर्म में से आप 50 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, और 1/4 भी कॉमन आ सकता है। तो अंदर आपका क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 15। ये आपका क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स, एपी है मेरे सीधा सीधा। ये हमने पढ़ा भी था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी हमारा क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। सीधा फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, या आप एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो गया ये 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू n/2। n/2 का मतलब कितना हो गया 15/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू 1, क्योंकि a 1 है, प्लस n-1। n-1 का मतलब कितना हो गया 15-1, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई डी, डी भी कितना है आपका 1, यही तो आ गया। यानी कि 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15/2 इंटू 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 से 16 कट गया आपका, ये आपका बचा 50 मल्टीप्लाइड बाई 15, यानी कि 15 5 75, यानी कि 750 मीटर क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। तो यहीं पर हम अपनी वाइंड अप करते हैं एक्सरसाइज 5.4। अगर इसमें आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको आपको दोबारा से बता दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपको पूछना है, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल के। थैंक यू।